5 साल बाद जब अमेरिका से घर वापस आया तो पत्नी को प्रेग्नेंट देख मेरी रूह कांप उठी। मैंने फ़ौरन पत्नी को चरित्रहीन कह उसे खूब मारा। मेरी माँ ने बताया, तेरी पत्नी तो बहुत ही शरीफ औरत है, हर वक्त भगवान का नाम जपती रहती है और उसकी पूजा पाठ में लगी रहती है। तेरी पत्नी को का किरदार तो चरित्रहीन कैसे हो सकता है? फिर मेरी पत्नी मेरे हाथ पाँव पकड़कर, भगवान के लिए मेरा विश्वास करो, यह बच्चा तुम्हारा ही है। जब बच्चा पैदा हो जाए तो तुम डीएनए टेस्ट करवा लेना। जब डिलीवरी वाले दिन बच्चे का टेस्ट करवाया तो मेरे सर पर तो आसमान ही गिर पड़ा, क्योंकि वह बच्चा तो मेरा ही था। लेकिन कैसे? मेरा नाम सागर है और आज मैं 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, जिसमें मेरी पसंद बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। मेरा दिल इस उस समय बहुत उदास, क्योंकि मैंने सुना था मेरी पत्नी सांवले रंग की है और मैं तो खूबसूरती पर मरने वाला था। मुझे खूबसूरत लड़कियां भाया करती थी। मैं गोरे रंग को पसंद करता था और मेरी दुल्हन सांवली सलोनी थी, जिसे देखने का मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने अपनी माँ से शिकायत की कि मेरी शादी एक काली लड़की से क्यों करवा रही हो? तो माँ ने मुझसे कहा कि देखो सागर, तुम तो परदेश में नौकरी करते हो, शादी के बाद वापस चले जाओगे। मैं बहू सिर्फ इसलिए लाई हूँ ताकि मेरे घर के काम कर सके। तुम जानती हो नौकरानी आजकल कितनी महंगी हो गई है। तुम खुद सोचो, अगर मैं कोई खूबसूरत लड़की लाऊंगी तो वह क्या मेरे घर के काम करेगी? तुम उसे यहाँ पर छोड़कर जाना। वो घर का सफाई करेगी, बर्तन धोएगी, खाना पकाएगी, कपड़े धोएगी, घर का सारा काम करेगी। घर की पूरी जिम्मेदारी उसके सर डाल दूंगी। और रही तुम्हारी बात, तुम वहाँ परदेश में जाकर किसी गोरी लड़की से शादी कर लेना, मेरी तरफ से खुली छूट है। मुझे माँ की यह बात अच्छी लगी, लेकिन माँ मैंने सुना है कि वह लड़की पढ़ी लिखी है, एमए पास है, तो क्या वह आपके घर में काम करेगी? मैंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ मैं करवाऊँगी, बस तुम जाओ अमेरिका और वहाँ जाकर शादी कर लेना, यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दो। मैंने सोचा मेरी माँ सही कह रही है, मैं तो परदेश चला जाऊँगा। ठीक है, वह पीछे से मेरी माँ का सहारा बनेगी। मुझे मेरी माँ के परदेश में शादी करने की अनुमति दे दी थी, इसलिए मैं खुश हो गया। शादी की रात मैंने बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन का चेहरा देखूं। फिर मैंने घूंघट उठाया और एक सांवली सी और हड्डियों का ढांचा लड़की मेरे सामने बैठी थी। मेरे अंदर पर एक करवाहट भर गई। मैंने उससे बात नहीं की और सो गया। और सुबह मुझे वापस परदेश जाना था। मैं अमेरिका में काम करता था, वही मेरी जॉब थी। शादी की अगली ही सुबह मेरी फ़्लाइट थी और मैं वापस अमेरिका चला गया। यहाँ आकर मैंने शादी का फ़ैसला किया, लेकिन मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैं खुद ही भी एक सांवला सा इंसान था। मर्द चाहे कितना भी सांवला क्यों ना हो, उसे पत्नी गोरी ही चाहिए। लगभग 2 साल मुझे रिश्ता ढूंढने में लग गया। बात चलती और फिर ख़त्म हो जाती। जो रिश्ता तय होता वो वहीं पर ही टूट जाता था। सबसे पहले तो यही शर्त होती थी कि अपनी कमाई अपनी पत्नी को दूंगा और अपने माँ के पास इंडिया एक पैसा भी नहीं भेजूंगा। और यहीं पर मैं मायूस हो जाता था, क्योंकि मैं अपने घर वालों का खर्च नहीं रोक सकता था। वहाँ मेरी 2 बहनें शादी के लिए बैठी हुई थी। मम्मी पापा की मैं इकलौती उम्मीद और सहारा था, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। मेरी परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इंडिया में करेक्ट मेरे माँ बाप की से कमी कम ही कांटेक्ट कम ही होता था, क्योंकि उस समय मोबाइल बहुत कम इस्तेमाल होते थे। मम्मी से जब भी बात होती तो वो यही कहती, अरे सागर, तुम्हारी पत्नी तो मायके चली गई है। अब इन रोज़ रोज़ की बातों से मैं तंग आ गया, इसलिए मैंने अब घर बात करना ही छोड़ दिया था। और अब 3 साल हो चुके थे। एक दिन मैं काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक लड़की बैठी हुई मिली। उसने हाथ में किताबें थी जो हिंदी की और एक बहुत ही फेमस किताब थी। मैं समझ गया कि यह एक हिंदुस्तानी लड़की है। मैंने सोचा शायद उसे मदद की ज़रूरत हो। उसके पास गया तो पूछा कि आपको मदद की ज़रूरत है? मैं हिंदी में ही बात शुरू की। उसने भी हिंदी में ही जवाब दिया। उसने कहा, हाँ, मैं 2 दिन पहले ही इंडिया आई हूँ और यहाँ अपने ही रिश्तेदार के पास ही ठहरी हुई थी, लेकिन वह लोग पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे बाजार से कुछ लेना है। जब घर वापस गई तो उसने घर पर ताला लगा हुआ था। मुझे उसकी बात सुनकर
दुख हुआ। मैंने उससे कहा कि आप मेरे साथ में चले मेरी बात। उसने हैरत से मुझे देखा। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, लेकिन उसके हसीन काली बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी। उसने काजल के साथ हैरानगी भी भरी हुई थी। मैं तो उसी आंखों में खो गया और कहने लगा कि कैसे आपके साथ चली जाऊं। उसने हाथ दूध जैसे सफ़ेद और जिसे देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है। मैंने सब उससे कहा, तो क्या आप इस तरह सड़क पर रात गुजारेंगी? मेरे कहने पर वह सोच में पड़ गई। वाकई बहुत रात हो चुकी है। वह मुझसे कहने लगी कि आपके घर में कौन कौन है? मैंने उससे कहा कि एक कमरे में अकेला रहता हूँ। मेरे पास घर नहीं है, सिर्फ एक कमरा है जो किराए पर लिया हुआ है। मैंने उसको सारी बातें सच सच बता दी। वह थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर बोली, अगर आप अभी इसी समय मुझसे शादी कर लो तो आपके साथ चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। भला शादी कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल है जो अभी और इसी वक्त हो जाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे खुद शादी करने के लिए कह रही है, और वह भी बिना किसी शर्त। खैर, उसकी बात सुनकर तो मैं खुश हो गया, क्योंकि मैं एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था। न जाने कब से एक खूबसूरत लड़की की तलाश में था, और जब मुझे खूबसूरत लड़की मिल गई तो फिर मैं यह मौका हाथ से क्यों जाने देता। मैं उसी समय जाकर उसके कोर्ट मैरिज कर लिया और खुशी खुशी उसे अपने छोटे कमरे में लेकर आ गया। और छोटे से कमरे में चूल्हा रखा हुआ था, वहाँ पर खुद खाना बनाता था। मगर आज मुझे देर आज मुझे देर गई थी, इसलिए मैंने आज खाना नहीं बनाया था। उस लड़की ने अपना नाम मीरा बताया था। वो मीरा ने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाएं। मीरा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। मेरी तो खुशी की कोई हद ही नहीं रही। मैंने मीरा से कहा, अब तो हमारी शादी हो गई, अब तुम अपने चेहरे को यह मास्क हटा दो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, ताकि मुझे भी तो पता चले मेरी पत्नी कैसी है। मेरे कहने पर उसने अपने चेहरे का मास्क हटाया तो देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वह तो मेरे ख्यालों से भी ज़्यादा सुंदर थी। मैं बहुत खुश था और एक हफ्ता हमने बहुत ही खुशी से गुजारा। मैं रोज़ाना काम से वापस जल्दी आ जाया करता था। मैं जब घर वापस आता तो मेरे लिए खाना बना के रख लेती थी, और इतना स्वादिष्ट खाना खाकर तो मैं खुश हो जाता था। और सुबह उठता तो मेरे लिए तैयार नाश्ता रहता था। मेरी ज़िंदगी तो जैसे स्वर्ग बन गई थी। लेकिन एक दिन जब मैं घर आया तो वह मुझे घर पर नहीं मिली। मुझे लगा शायद वह कहीं गई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन मुझे एक खत मिला। वह खत में लिखा था, मैं अपने रिश्तेदार वापस आ गई हूँ। उसके रिश्तेदार वापस आ गए हैं और वहाँ उनके रिश्तेदारों के पास जा रही हूँ। खत क्या था? मेरी बर्बादी थी। खत को पढ़कर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, पैरों तले ज़मीन फिसल गई। मेरे पास तो उसका कोई एड्रेस भी नहीं था। मैं उसे भी कहाँ ढूंढता, और वह मुझे एक सड़क पर मिली थी। उसे ढूंढते ढूंढते 8 महीने गुजर गए, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। मैं डिप्रेशन में चला गया और दिमागी मरीज बनता जा रहा था। मैंने उसके साथ जितना समय गुजारा था वह मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत समय था। इतने समय में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। अब तो उसके बिना रहने के ख्याल भी डर लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्या कारण था, मुझे छोड़कर चली गई। और मीरा के बिना तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। मेरे लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल हो रहा था। मैं इंडिया जाने का वापस फैसला कर लिया और मैंने इंडिया वापस चला आया। मेरी माँ बहुत गुस्से में थी। मेरी माँ ने कहा, तेरी पत्नी तो 4 साल तो यहाँ काम करके गुजर गए और फिर वह तंग आ गई। कहने लगी, और तुम्हारा बेटा ना मुझसे बात करता है और ना ही इंडिया आता है, तो मैं भला तुम्हारी सेवा क्या करूं? मैं तुम्हारी कोई फ्री की नौकरानी नहीं हूँ। यह कहकर तुम्हारी पत्नी अपने भाई के घर चली गई। उसे लेने गई तो उसके भाई ने बेइज्जत करके मुझे घर से निकाल दिया। तुम जाओ और उसे लेकर आओ, अब मेरी काम करने की उम्र नहीं है। जब से वो गई है, घर का सारा काम मैं और मेरी बेटियां ही करती है, और काम करके तो हमारी हालत ही ख़राब हो गई है। जाकर उसे लेकर आओ। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ गया। वो काली कलूटी सी लड़की और इतने नखरे। मैंने उससे शादी करके उसे सहारा दिया।
और उसके इतने नखरे चढ़ गए कि वह मेरी माँ को बेइज्जती करके चली गई। मैं उसे गुस्से से उसके मिलने के लिए उसके भाई के घर पहुँच गया, लेकिन उसके भाई ने मुझे मिलने नहीं दिया। मैंने खूब हंगामा किया, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा करके आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और फिर सबसे कहने सुनने के बाद मेरी पत्नी के भाई ने मुझे उससे मिलने की इजाज़त दे दी। पत्नी को मेरे हवाले कर दिया। उस समय मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे घर लेके आ गया। जैसे ही उसे घर लेके आया तो मेरी माँ की चीख ही निकल गई। मेरी पत्नी को देखकर मैंने भी अपनी पत्नी की तरफ गौर से देखा तो मेरा भी ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। मेरी पत्नी का पेट तो बड़ा हुआ था जैसे ही उसके पेट में 9 महीने का बच्चा हो। मेरी माँ ने खूब हंगामा किया और कहा, यह तो चरित्रहीन लड़की है, अब यह मेरे घर में नहीं रह सकती। पता नहीं किसका पाप अपनी कोख में पाल रही है। मेरा बेटा तो यहाँ 5 साल से ही नहीं था। मैं भी यह देखा मुझे महसूस हुआ कि हाँ, वह तो सच में प्रेग्नेंट है। मैं भी उसे देखकर उस पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके कहीं बद किरदार चरित्रहीन कहकर घर से निकालना चाहा और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर घर से बाहर निकालने भी लग गया तो वह मेरे कदमों में बैठ गई। सागर, मैं कसम खाकर कहती हूँ, यह बच्चा आपका है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो बच्चा पैदा होने पर डीएनए टेस्ट करवा लेना। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन बाद ही मुझे डिलीवरी की डेट दी है। मुझे डिलीवरी तक का समय दे दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा, इसके दूध का दूध और पानी का पानी होने से की क्या बात है। अब जब मैं 5 साल के बाद ही नहीं घर आया हूँ तो तुम भला मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है। और यह तो साफ है तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा नाजायज़ है। यह मेरा बच्चा नहीं है। मेरी माँ भी मेरी हाँ में हाँ मिला रही थी, लेकिन मेरी पत्नी रो रो कर मुझे थोड़ा सा समय मांग रही थी, जिस पर मेरी माँ ने कहा, चलो ठीक है, इसे थोड़ा सा समय दे दो। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, यह कैसे हो सकता है। मैं तो 5 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। माँ ने मुझे समझाया, बेटा, मोहल्ले में तमाशा करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसको थोड़ा तो समय दे दो। अब जब ये बोल रही है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और अगर यह बच्चा तुम्हारा नहीं निकला तो फिर हम इसके भाई से कहेंगे कि अगर अपनी बहन की शादी बचाना चाहते हो तो 20 लाख रुपए दे दो, क्योंकि तुम्हारी बहन एक चरित्रहीन लड़की है और इसके पेट में किसी और का बच्चा है और यह तो डीएनए टेस्ट में साबित हो ही जाएगा, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। फिर हम उन लोगों को ब्लैकमेल करके इतने पैसे ले लेंगे। मुझे विश्वास है कि इसका भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसे दे देगा। मेरी माँ ने मुझे पट्टी पढ़ाई और मैं सोच में पड़ गया और उसको घर के अंदर ले आया और डिलीवरी का इंतज़ार करने लगा। डिलीवरी का दिन भी आ गया और मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। वहीं पर मैंने डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करें, और जब डॉक्टर ने बच्चे का डीएनए टेस्ट किया तो उसकी रिपोर्ट सामने आई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह सच में तो मेरा ही बच्चा था। मुझे विश्वास नहीं आया। मैं गुस्से में आ गया और डॉक्टर से कहा, आपने गलत रिपोर्ट बनाई है। मेरी माँ ने भी कहा, यह रिपोर्ट गलत है, लेकिन डॉक्टर जिस पर आई हुई थे कि यह रिपोर्ट एकदम सही है। मैं शहर के सबसे मशहूर और बड़ी लैब में टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट भी वही निकली। मैंने 3-4 डॉक्टरों को दिखाया और टेस्ट करवाए, लेकिन हर बात यही साबित हुआ कि यह बच्चा मेरा ही है। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो बिल्कुल भी नामुमकिन बात है। खैर, जो भी है, जब हम बच्चे को घर ले आए और मैं अपनी पत्नी से कहा, तुम अपनी माँ से अपने माँ के घर चली जाओ, मुझे यह बच्चा नहीं रखना है। मुझे विश्वास ही नहीं है कि यह बच्चा मेरा है। वह मेरी मिन्नतें करने लगी और कहा कि आप आराम से बैठकर मेरी बातें सुने, उसके बाद फैसला करेंगे। मैं आपके हर फैसले का सम्मान करूंगी। मैंने उसकी बात सुनी। मेरी माँ भी मेरे साथ बैठी थी। फिर वह अपनी कहानी सुनाने लगी, जिससे सुनने पर मैं मजबूर हो गया।
वो कहने लगी, मैं हर वक्त परेशान रहती थी, भूख बहुत कम लगती थी, जिस वजह से मैं सूकर कांटा हो गई। इस कमज़ोरी में मुझे और सांवला बना दिया था। जब आपसे शादी हुई तो उम्मीद जगी थी कि शायद अब मेरे बुरे दिन ख़त्म होने वाले हैं, मेरी ज़िंदगी में भी बाहर आने वाली हूँ। यही सपने सजाई सुहाग की सेज पर बैठी आपका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आपने तो मुझे नज़र भर कर देखा भी नहीं। अगले ही दिन मुझे फिर वहीं दुखों में के हवाले तक मुझे अपनी माँ के हवाले कर दिया और उन्होंने मुझसे इतना काम करवाया कि अब मुझसे रहा नहीं गया। अंदर ही अंदर गुस्से से भरने लगी। मैं बागी होती चली जा रही थी। सोचती थी कि आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे कौन से पाप की सज़ा मिल रही है। घर में आप मुझे छोड़कर चले गए और आपकी माँ मुझे नौकरानी की तरह काम करवा रही थी। मेरा भाई जब मुझसे मिलने आया तो मुझे इस तरह नौकरानी की तरह काम करते देख वो मुझसे कहता कि इस घर से तुम्हारा कोई साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मेरे भाई ने तुम्हारी माँ से भी बात की। मैंने अपनी बहन को इस घर में नौकरानी बनाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि बहू रानी बनाने के लिए भेजा है। हमारी माँ ने मेरे भाई की बेइज्जती करके घर से निकाल दिया और कहा दोबारा इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई मुझे बार बार कहता कि तलाक ले लूँ, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर लूँगा, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं था कि भाभी से लड़ झगड़ कर तो भैया ने मेरे लिए अपने जाने में यह बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा था। मुझे अभी अब दूसरी जगह शादी हरगिज नहीं कराएगी, होने भी देगी तो एक बुड्ढे के पल्ले बांध देगी। भाभी के साथ मैंने 20 साल गुजारे थे और वह साल मेरे लिए नरक में गुजरे थे। मेरे नरक के दोबारा नहीं जाना चाहती थी। मैंने इसलिए भैया को मना कर दिया और दूसरी शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ और मेरे रिश्तेदार अमेरिका में ही आई हुई थी, उसका नाम सीमा है। उन्होंने मेरी हालत देखी तो मुझे पहचान नहीं पाई। मुझे कहा तुम वही लड़की हो, मैंने आज से 15 साल पहले देखा था। विश्वास नहीं आ रहा है कि तुम ऐसी हो गई हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैंने उन्हें अपने सारे हालात बताए। फिर सीमा मासी ने मुझे एक तकरीब सूझी कि मुझे कहा कि मुझे अमेरिका ले जाएगी और आपसे मिलवाएगी। मैंने उनसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो मेरी शक्ल भी नहीं गवारा नहीं है, अब कैसे मुझे स्वीकार करूँगी। मेरी मासी ने मुझे गोरे होने का इंजेक्शन लगवाई, जिससे कुछ ही हफ्तों में मेरा रंग चमकने लगा और यहाँ तक कि मैं खुद भी अपने रंग को देखकर हैरान हो गई। सीमा मासी ने बताया कि यह रंग गोरा करने का इंजेक्शन है, जिसे हर वक्त लगाते। फिर उन्होंने मेरा कागजात बनवाए और मुझे अपने साथ अमेरिका ले गई और वहाँ पर मेरी डाइट और मेंटेन किया। मुझे खूब खिलाया पिलाया, जिससे मेरी सेहत अच्छी हो गई और मैं अपनी माँ की बहन के साथ रहती थी। अब मुझे अपने कमरे में एक डायरी मिली। उससे डायरी में आपके रहने का पता लिखा हुआ था। आप अमेरिका में जिस जगह पर रहती थी वो एड्रेस मैंने नोट कर लिया था और वो एड्रेस अपनी मासी को बताया तो मासी ने उसी जगह का पता निकाला और एक दिन आप वहाँ से गुजर रहे थे तो माँ से मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, जैसे ही इधर आएगा उसका ध्यान तुम्हारी तरफ चल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, आपका ध्यान मेरी तरफ चला और मेरा रंग और मेरी सेहत का बदलाव की वजह से आप मुझे पहचान नहीं पाए। अनजान लड़की समझकर मुझसे शादी कर लेंगे, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी कि पहले ही मैं आपकी पत्नी थी। अच्छी डाइट लेने की वजह से मेरा शरीर काफ़ी हष्ट-पुष्ट हो गया था और चेहरे का रंग भी गोरा हो गया था और खिल गया था। लेकिन मेरा रंग सिर्फ कुछ समय के लिए था, क्योंकि इंजेक्शन लगने से रंग गोरा हुआ था। इंजेक्शन का असर खत्म होने से रंग फिर सांवला हो जाना था और फिर शादी के बाद मैं तुम्हारे साथ रहने लगी थी। लेकिन इंजेक्शन का असर खत्म होते ही मेरा रंग फिर से सांवला होना शुरू हो गया तो मैंने वहाँ से निकल आई। मेरा वीज़ा भी पूरा हो गया था, 21 दिन का मेरा वीज़ा था और फिर मैं वापस चली आई, इंडिया आ गई और मुझे मालूम हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम हिम्मत से काम लो और यहीं पर रहो, सारी हकीकत हम तुम्हारे पति को बता देंगे। मेरी पत्नी ने सारी कहानी मुझे सुनाई और सबूत के तौर पर अमेरिका में हुई हमारी शादी के पेपर भी मुझे दिखा दिए। कुछ और ही भी चीज़ हैं जो उसके पास मौजूद थी, जो मैंने उसे अमेरिका में दी थी, वह भी उसने मुझे दिखाए। जब मैं उसे गौर से देखा तो उसकी वही काली बड़ी बड़ी आँखें थी जिन पर मैं फिदा हो गया था। है आवाज़ भी
वही थी। बस यकीन नहीं आ रहा था कि वही लड़की थी, लेकिन मैं इतने दिनों से ढूंढता फिर रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसका रंग और सांवला हो गया था। मैं इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि मैंने मीरा को अच्छे से देखा भी नहीं, और जैसे मुझे पता चला मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, तभी मैं इतना गुस्सा हो गया था कि उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। अगर मैं पहले ही उसे पर ध्यान देता तो शायद मुझे पता चल जाता कि यह मेरी ही मीरा है, जिसे मैं अमेरिका में शादी की थी। अब मुझे विश्वास हो गया कि यह बच्चा मेरा ही है। मेरी माँ ने कहा, यह सब झूठ बोल रही है, झूठी कहानी सुना रही है, इसकी कहानी पर विश्वास मत करना। मैं फ़ौरन अपनी माँ को हाथ उठाकर कुछ ही बोलने से रोक दिया, और मैंने कहा, नहीं माँ, वो झूठ नहीं बोल रही है, यह सच कह रही है। वही लड़की है जिससे शादी की थी, और यह बच्चा भी मेरा ही है, मैंने कहा, और मैं उसे अपने कमरे में लेके चल गया। उसके साथ रहने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन अभी भी मेरा दिल पता नहीं क्यों उसकी तरफ नहीं खींचता था, ना ही उसकी तरफ देखता था, ना ही बच्चे की तरफ। पता नहीं क्यों मैं अपनी पत्नी को वह मोहब्बत नहीं दे पा रहा था जो मैंने अमेरिका में मीरा को दी थी। हालांकि दोनों एक ही थे, अंतर सिर्फ ये था, रंग का था, सांवले रंग की थी। और अगर वो 1 महीना गुजर गया, मैंने उदास था। फिर एक दिन उसकी आंखों से आंसू भरकर कहा कि आप मुझे पसंद नहीं करते तो फिर मैं आपके साथ क्यों रहूं? मैं घर छोड़कर जा रही हूं, बच्चा आपका है और आपके पास छोड़ के जा रही हूं। और वह घर छोड़कर चली गई। मैं दूसरे कमरे में सोता था और मेरा बच्चे को लेकर अलग कमरे में सोती थी। वह चली गई, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा दिन बच्चा रोता रहा। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, क्योंकि मेरी माँ और बहनों से किसी ने भी बच्चे को हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक कि रात हो गई और बच्चा भूखा पड़ा रहा। मैं भी सोने के लिए लेट गया था, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर मैं बेचैन हो रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। और आखिरकार मैं उठा, मैं गया, और बच्चे की हालात भूख की वजह से बहुत बुरी हो गई थी। उसे उठाया, लेकिन मैं उसे क्या खिलाता? उसकी माँ तो चली गई। जैसे ही मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लगा जैसे दुनिया की मेरा ही अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसे लगा जैसे इस दुनिया में मेरा भी कोई अपना है। लेकिन अगले ही पर मुझे एहसास हुआ कि मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मैं उसी समय डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब, बच्चे को कुछ बताएं, क्योंकि बच्चा बहुत भूखा है और बच्चे की माँ इस समय घर पर नहीं है। डॉक्टर ने मुझे डिब्बे वाला दूध लिख कर दे दिया और फ़ौरन दूध दिया। मैंने घर आया और फीडर से दूध बनाकर और उसे पिलाया। बच्चे को आराम आ गया और मैंने उसे अपने साथ ही सुला लिया था। रात को थोड़ी थोड़ी देर बाद में वो जगता रहा और मैं उसे दूध बनाता रहा, उसे पिलाता रहा। एक रात अपने बच्चे के साथ गुजारने के बाद मुझे लग गया था कि मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया है, मेरी जीने का सहारा मुझे मिल गया है। वरना अब तक तो मैं दूसरों के लिए ही जी रहा था। अब तक मैं पैसा कमाने की मशीन बना हुआ था, घर वालों के लिए कुछ। अपने बच्चे के साथ गुजारने के बाद मुझे अपने बच्चे के बेहद लगाव हो गया। खुद को उससे मोहब्बत करने को रोक नहीं पाया, क्योंकि वह मेरी औलाद थी, मेरा ही खून था। मैंने उसे कसकर बाहों में ले लिया और उसे ज़ोरों से चूमने लगा। अब मुझे वो एहसास हुआ, मेरे बच्चे को माँ की ज़रूरत है। तो मीरा के मायके गया और उसे लेने के लिए, लेकिन वह नहीं आई। अगली बार मैं बच्चे को लेकर गया। उसने कहा, मेरे लिए नहीं आओगी तो इस बच्चे के लिए ही आ जाओ। यह बच्चा हमारा है, हम दोनों इसे मिलकर पालेंगे। इस बच्चे को हम दोनों की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने फ़ौरन अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। उसने अपना सामान उठाया और मेरे साथ चली आई। आज मुझे लग रहा था कि मेरा घर पूरा हो गया। मैं अपना बिस्तर अपने कमरे में ले आया जहाँ मेरी पत्नी और मेरा बच्चा रहता था, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे के साथ रहना चाहता था और अब उसके बिना भी नहीं रह सकता था। उन दोनों को अपने कमरे में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं शब्दों में नहीं बता सकता था। मुझे अफसोस होने लगा। मैं अपनी माँ की बातों में आकर एक खूबसूरत एहसास से दूर हो रहा था। पिछले 5 साल से आज यह एहसास हुआ। मुझे इस कदर महसूस खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अभी भी मेरे और मीरा के बीच कोई बात नहीं होती थी। हम बस बच्चे के बारे में ही बात करते थे। मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैं अपनी पत्नी की बातों को आकर साथ साथ बहुत नाइंसाफ़ी भी की है। और फिर एक दिन मैंने मीरा को
उससे माफ़ी मांगी और मेरा मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है वो गलत किया है। आज मुझे एहसास हो गया कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे मोहब्बत भी हुई थी तो तुम से ही हुई थी और अब फिर से वही अमेरिका वाली मोहब्बत तुम्हारे लिए जगने लगी है। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, अपना हक हासिल करने के लिए किया। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मुझे माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मीरा के सामने हाथ बांधकर उससे माफ़ी मांगी। उसने आंखें भर आई और उसने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया। मैंने मीरा से कहा, तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मेरी बात सुनकर वह खुशी से खिल उठी। मैंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें अलग घर में रखूंगा, मगर उसने मना कर दिया। कहने लगी, मुझे अलग घर नहीं चाहिए, मैं यहीं पर खुश हूँ। मुझे बस आपकी मोहब्बत चाहिए। मुझे मिल गई है, जो मुझे मिल गई। मुझे घर की कोई इच्छा नहीं है और बाप और बेटे को अलग करके कोई खुशी नहीं मिलने वाली। मैं ऐसी नहीं हूँ। मीरा ने कहा तो उसकी यह बात वाकई दरवाजे पर खड़ी मेरी माँ सुन रही थी। उसकी आंखें भी भर आई। वो कमरे के अंदर आई और मीरा से अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। मीरा, मुझसे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है और आज भी तुम हमें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो। हालांकि तुम्हें इस बात का हक है। आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। मेरी माँ ने मीरा को गले लगाते हुए कहा और उस समय मुझे लगा कि मेरी दुनिया सच में आज पूरी हो गई है। कितनी अजीब बात है कि सिर्फ रंग के कारण मैं जिस लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया था, आज मेरा परिवार उसी से पूरा कर दिया। यह गोरा रंग और खूबसूरती 4 दिन की चांदनी है और समय के साथ धुंधली पड़ जाती है, लेकिन असल चीज़ इंसान की सीरत होती है, जो कभी भी धुंधली नहीं पड़ती है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।